दोस्तों नमस्कार, शांति क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग प्राचीन भारत यानी कि एंशियंट हिस्ट्री का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आए हैं। ये क्वेश्चन आपको कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो 70वीं बीपीएससी हो, चाहे बीपीएससी टीआरई 4 हो, या रेलवे हो, या बीएसएससी हो, कोई भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन जो है किसी भी एग्जाम में ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसलिए जो है इसका आज हम लोग का टॉपिक जो है उसका नाम ही है 70वीं बीपीएससी टीआरई 4 जीके जीएस एमसीक्यू। ये जो है एंशियंट हिस्ट्री का है, ठीक है। तो आज का जो है सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें जो है सबसे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, वही सब हम लोग देखेंगे इसमें। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है, यानी कि इतिहास के तहत किस चीज का अध्ययन किया जाता है। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा अतीत का, ठीक है। इतिहास के तहत किस चीज का अध्ययन किया जाता है, तो ये आपको अतीत का अध्ययन किया जाता है। इतिहास का मतलब ही क्या हुआ, माने इति माने बीती और हास माने कहानी, यानी कि बीती हुई कहानी को हम लोग क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। यानी कि अतीत के बारे में जो बताता है हमें, उसे हम इतिहास कहते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अतीत की जानकारी हमको इतिहास के तहत अध्ययन करने को मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था, यानी कि प्रथम यूनानी इतिहासकार अगर कहेगा तो ये आपको हेरोडोटस हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, तो हेरोडोटस, जिन्हें क्या कहा गया है, इतिहास का पिता कहा गया है। इतिहास का पिता किसे कहा गया है, तो वो आपको हेरोडोटस को कहा गया है। तो इतिहास का पिता कौन हो गए, हेरोडोटस हो गए। तो प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन थे, तो ये आपको हेरोडोटस हो गए, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 3 नंबर में कि विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था, यानी कि अब ये क्वेश्चन आ गया आपको विक्रम संवत से, ठीक है। तो अब एक विक्रम संवत मिलेगा और एक शक संवत मिलेगा। ये दोनों जो है, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि संवत का मतलब क्या होता है। तो संवत का मतलब होता है कैलेंडर। जैसे आज कितना तारीख है, तो ये जो है जनवरी फरवरी मार्च, ये क्या है, हम लोग का कैलेंडर नहीं है, ये ग्रीगोरियन कैलेंडर, यानी कि ये इंग्लैंड का कैलेंडर है, ठीक है। तो अभी पहले आ जाते हैं, एक बार विक्रम संवत देख लेते हैं, फिर इसके बाद हम लोग अपना कैलेंडर पे आएंगे। तो ये कह रहा है कि विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था। तो विक्रम संवत जो है ये 58 बीसी में प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था विक्रम संवत प्रारंभ, तो ये आपको 58 बीसी में हुआ था। यानी कि अब विक्रम संवत के बारे में कहिएगा तो उज्जैन का एक शासक था, जिसके नाम के बारे में आपको पता नहीं चलता है कि उसका नाम क्या था, लेकिन वो जो है क्या किया था, अपने राज्यों से शकों को खदेड़ दिया था। जब वो शकों को खदेड़ दिया था तो वो क्या किया था, एक संवत जारी किया था, जिसका नाम जो है क्या रखा, विक्रम संवत, ठीक है। उसके बाद वह एक उपाधि भी धारण किया था, जो कि क्या था, विक्रमादित्य का उपाधि था। अब विक्रमादित्य से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में टोटल कितने विक्रमादित्य हुए, तो ये 14 विक्रमादित्य हुए। सबसे नामी विक्रमादित्य कौन हुआ, तो वो आपको चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएंगे। सबसे अंतिम विक्रमादित्य कौन है, तो वो आपको हेमू हो जाएगा। तो ये विक्रमादित्य से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आपको विक्रम संवत से इतना क्वेश्चन बना। विक्रम संवत से क्या हुआ कि विक्रम संवत जो है 58 बीसी में प्रारंभ हुआ था, ठीक है। वो क्या हुआ था, तो माने एक उज्जैन का शासक था जो अपने राज्यों से शकों को खदेड़ दिया था, और उसी के उपलक्ष्य में वो क्या किया था, एक संवत जारी किया था और एक उपाधि धारण किया था, जो कि क्या था, विक्रमादित्य का, ठीक है। अब जो है अगला क्वेश्चन आता है कि शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासन काल में 78 ईस्वी में हुआ था। तो यहां हम लोग देखें विक्रम संवत, यानी कि कैलेंडर है। विक्रम संवत भी क्या है, कैलेंडर है। शक संवत भी क्या है, कैलेंडर है। भारत का राष्ट्रीय पंचांग जो है वो क्या है, यही शक संवत ही है, ठीक है। इसके बाद में आपको हिजरी संवत मिलेगा, उसके बाद में गुप्त संवत मिलेगा, उसके बाद में आपको दीन ए इलाही धर्म अकबर के द्वारा 1582 में माने लाया गया था, और 1583 में इलाही संवत लाया गया था,
ठीक है, तो ये बहुत सारा संवत आपको पढ़ने को मिलेगा। लेकिन अब जो आया शक संवत, तो शक संवत ये विक्रम संवत आपको कब है, तो 58 बीसी में है। लेकिन शक संवत जो है ये कब है, तो ये आपको 78 एडी में है। ठीक है, 78 एडी में कनिष्क कुषाण वंश का एक शासक है जिसका नाम क्या है, कनिष्क है। तो कनिष्क जब गद्दी पर बैठता है उस समय वो क्या करता है, एक संवत प्रारंभ करता है जो कि शक संवत के नाम से जाना जाता है। और ये क्या है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग है। शक संवत जो है ये क्या है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग है, जो चैत वैशाख जेठ आषाढ़ जो होता है यही शक संवत है। अब इसके बाद कहिएगा कनिष्क, तो कनिष्क से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कनिष्क जो है सबसे शुद्ध सोना का सिक्का कब जारी हुआ था, तो वो आपको कुषाण काल में ही हुआ था। ठीक है, सबसे ज्यादा सोना का सिक्का तो गुप्त काल में, सबसे पहले सोना का सिक्का तो वो हिंद यौवन या बैक्टीरियाई के द्वारा जारी किया गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ये आपको कनिष्क हो जाएगा। ठीक है, इसका क्या था, विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ था, तो 58 बीसी में हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में शक संवत का प्रारंभ किस शासक के समय में हुआ था, तो ये आपको कनिष्क के समय में हुआ था। कब हुआ था, तो 78 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है, अगला कहा कि भारत का राष्ट्रीय पंचांग, अभी जस्ट हम लोग चर्चा कर रहे थे कि भारत का राष्ट्रीय पंचांग जो है क्या है, शक संवत आधारित है। माने भारत का राष्ट्रीय पंचांग जो है किस संवत पर आधारित है। तो अभी जस्ट हम लोग चर्चा किए हैं पिछले क्वेश्चन में कि भारत का राष्ट्रीय पंचांग जो है वो किस पर आधारित है, तो वो आपको इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, शक संवत पर आधारित है। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग जो है किस पर आधारित है, तो इसका सही आंसर आपको क्या हो जाएगा, शक संवत, यानी कि इसका सही आंसर क्या हो गया, सी हो गया। ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है, तो त्रिपिटक धर्म ग्रंथ जो है ये किस माने धर्म का है। ठीक है, तो त्रिपिटक का अगर बात कीजिएगा तो ये आपको किसका हो जाएगा, बौद्ध का हो जाएगा। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बौद्ध धर्म हो जाएगा। त्रिपिटक जो है किस धर्म से संबंधित है, तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। 3 किताबों को मिलाकर के क्या किया गया है, उसको त्रिपिटक कहा गया है। ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जातक जो है किसका ग्रंथ है, यानी कि अब आपका आ गया क्या, जातक से क्वेश्चन आ गया। जातक जो है, जातक किसका ग्रंथ है, यानी कि जातक भी जो है किस धर्म से संबंधित है। तो जातक का अगर बात कीजिएगा तो ये भी आपको बौद्ध धर्म से हो जाएगा। जातक किस धर्म से संबंधित है, तो ये भी आपको बौद्ध धर्म से हो जाएगा। ये सारा क्वेश्चन आपको वीवीआई क्वेश्चन है, ये सब सिलेक्टेड क्वेश्चन है। इससे आपको चाहे आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये सारा क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो क्या कहा कि जातक किस ग्रंथ माने जातक किसका ग्रंथ है, तो ये भी है आपको बौद्ध धर्म का। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है। तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, यानी कि अब आ गया कौटिल्य। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है। ठीक है, एक कौटिल्य माने इनका नाम तो ऐसे 3 नाम है, क्या क्या है, विष्णुगुप्त ही इन्हीं का नाम है, कौटिल्य भी इन्हीं का नाम है, चाणक्य भी इन्हीं का नाम है। ये तीनों नाम से कौन जाने जाते हैं, तो ये कौटिल्य जाने जाते हैं। इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम क्या है, अर्थशास्त्र। यानी कि अर्थशास्त्र नाम से तो पता चलता है कि ये क्या होगा, इकोनॉमिकल से संबंधित होगा, यानी कि आर्थिक स्थिति से संबंधित होगा। लेकिन नहीं, ये बुक जो है ये आपको किससे संबंधित है, तो ये राजनीतिक नीतियां है इसमें, यानी कि ये राजनीतिक शास्त्र से संबंधित है, ये अर्थशास्त्र से संबंधित नहीं है। यहां पर यही कंफ्यूजन हो जाता है कि इस बुक का नाम क्या है,
अर्थशास्त्र है तो हम लोग समझते हैं कि ये अर्थशास्त्र से संबंधित होगा, लेकिन नहीं, ये पुस्तक जो है आपको किससे संबंधित है, तो राजनीतिक नीतियां हैं इसमें, ठीक है, यानी कि ये राजनीतिक शास्त्र से संबंधित है। अब जो है कहेगा कि ये कौटिल्य जो है किसके दरबार में रहते थे, तो ये आपको चाणक्य के दरबार में रहते थे। इनका तो नाम खुद ही चाणक्य है, ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे, ठीक है। तो इनका 3 नाम है, कौटिल्य हो गया, विष्णुगुप्त हो गया और चाणक्य हो गया। ये किसके दरबार में रहते थे, तो ये आपको माने चंद्रगुप्त मौर्य जो मौर्य वंश के संस्थापक थे उनके दरबार में थे, उनके ये प्रधानमंत्री थे। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है। तो 9 नंबर कह रहा है कलहन की पुस्तक का नाम क्या है। कलहन यानी कि ये नाम जो है आपको आ गया, भारतीय इतिहास के पिता किसे कहा गया है, तो भारतीय इतिहास के पिता का बात कहिएगा तो ये आपको कलहन हो जाएंगे। भारतीय इतिहास के पिता कौन हो गए, तो कलहन हो गए। इनकी पुस्तक का नाम क्या है, तो ये आपको राज तारांगनी हो गया। कलहन के पुस्तक का नाम क्या हो गया, तो ये राज तारांगनी हो गया। ये आपको पूछता है कि ये कहां से संबंधित है, तो ये आपको जम्मू कश्मीर के इतिहास से संबंधित है, ठीक है। तो भारतीय इतिहास का पिता कौन हो गए, तो कलहन हो गए। उनकी पुस्तक का नाम क्या हो गया, तो राज तारांगनी हो गया, ठीक है। यहां आपको 2 क्वेश्चन दिखाई दिया, ठीक है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है। अष्टाध्यायी जो है किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये पाणिनि के द्वारा लिखी गई है। अष्टाध्यायी के लेखक कौन हो गए, तो ये आपको बी इसका सही आंसर हो जाएगा, पाणिनि। अष्टाध्यायी के लेखक कौन हो गए, तो पाणिनि हो गए, ठीक है। अष्टाध्यायी के लेखक कौन हो गए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पाणिनि, ठीक है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन आपको क्या कर रहा है। अगला कर रहा है कि महाभाष्य के रचनाकार का नाम है। महाभाष्य के रचनाकार का नाम है, तो महाभाष्य जो लिखा गया है वो किनके द्वारा लिखा गया है, तो ये आपको पतंजलि के द्वारा लिखा गया है। महाभाष्य किनके द्वारा लिखा गया है, तो ये आपको पतंजलि के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन आपको क्या कर रहा है। 12 में कर रहा है कि कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्नि मित्रम नाटक का नायक था, यानी कि इसका जो है नायक कौन था, तो इसका हो जाएगा आपको अग्निमित्र। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अग्निमित्र हो जाएगा, ठीक है। मालविकाग्नि मित्रम नाटक का नायक कौन है, तो अग्निमित्र हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन आपको क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि हर्षचरितम किसके द्वारा लिखी गई है, तो हर्षचरितम जो है ये बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है। हर्षचरितम किनके द्वारा लिखी गई है, तो हर्षचरितम जो है बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। ये हर्षवर्धन से संबंधित है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि विक्रमाचरित के रचनाकार का नाम क्या है, तो ये आपको विक्रमाचरित के रचनाकार का नाम क्या है, तो ये आपको बिल्हन हो जाएंगे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर आपको बी हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कर रहा है चंदवर दाई द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है, यानी कि ये सब जो है पुस्तक है, ये सब पुस्तक से भी बहुत सारा क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, तो पुस्तक भी आपको जानना चाहिए। इसलिए जो है ये सारा जितना भी अभी देख रहे हैं हम लोग, ये क्या है, पुस्तक है, ठीक है। इसमें कह रहा है कि चंदवर दाई द्वारा रचित, तो ये जो है चंदवर दाई द्वारा रचित क्या है, पृथ्वीराज रासो, यानी कि चंदवर दाई द्वारा रचित क्या हो गया, पृथ्वीराज रासो, इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अब आ गया मेगास्थनीज, यानी कि मेगास्थनीज जो है, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है। मेगास्थनीज जो है ये क्या है, तो इनकी पुस्तक का नाम क्या हो गया, इंडिका हो गया। मेगास्थनीज जो है इनकी पुस्तक का नाम क्या हो गया, ये आपको इंडिका हो गया। ये किसके दरबार में थे, तो ये भी आपको
आपको चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में थे। ठीक है, मेगास्थनीज जो है इनके पुस्तक का नाम क्या हो गया, इंडिका हो गया। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेगास्थनीज का पुस्तक का नाम क्या है, तो इंडिका हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो प्लिनी की पुस्तक का नाम क्या है, तो ये आपको प्लिनी की पुस्तक का नाम क्या हो जाएगा, नेचुरल हिस्टोरिका। प्लिनी की पुस्तक का नाम क्या हो जाएगा, नेचुरल हिस्टोरिका हो जाएगा। प्लिनी की पुस्तक का नाम क्या हो जाएगा, नेचुरल हिस्टोरिका हो जाएगा। इसके बाद कह रहा है अगला क्वेश्चन कह रहा है फाहियान किसके शासन काल में भारत आया था। तो अगर फाहियान का बात कीजिएगा तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में भारत आया था, ये प्रथम चीनी यात्री था। ठीक है, फाहियान जो है किसके शासनकाल में आया था, तो ये आपको चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था, जो कि प्रथम चीनी यात्री था। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो अगला क्वेश्चन कर रहा है हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री, अभी जस्ट हम लोग देखे हैं कि एक चीनी यात्री जो है फाहियान आया था, तो वो किसके शासनकाल में, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। अब यहां कहा कि हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था, तो हर्षवर्धन के सामने में जो है वेनसांग भारत आया था। हर्षवर्धन के समय में कौन आया था, तो वेनसांग भारत आया था। हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन आया था, तो वेनसांग भारत आया था। ये सारा क्वेश्चन जो है आप रट जाइए, ताकि इससे जो है आपको बहुत सारा क्वेश्चन देखने को मिलता है, इसलिए इसको एकदम रट जाइए। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी, यानी कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी। तो अब जो है ये क्या है कि भारतीय इतिहास में अगर कहिएगा कि भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है, तो वो सभ्यता कौन सी है, तो वो आपको हड़प्पा सभ्यता है, जिसकी खोज कब हुई थी, 1921 ईस्वी में। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि 1921 ईस्वी से पहले अगर भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है, तो ये कौन सी हो जाएगी, वैदिक सभ्यता हो जाएगी। भारत की वर्तमान में सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है, तो ये आपको हड़प्पा सभ्यता हो गई, जिसकी खोज कब हुई थी, तो 1921 ईस्वी में। किसके द्वारा, तो ये दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कह रहा था कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1921 ईस्वी में। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है, तो एरन अभिलेख जो है ये आपको भानुगुप्त से है। एरन अभिलेख का संबंध किससे है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको भानुगुप्त। एरन अभिलेख का संबंध किससे है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको भानुगुप्त। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई, यानी कि भारत में सबसे पहले सोना का सिक्का जो है किसके द्वारा चलाया गया था। तभी जस्ट थोड़ा देर पहले जब हम लोग कुषाण पढ़ रहे थे, यानी कि कनिष्क पढ़ रहे थे, तो वहां चर्चा किए थे कि भारत में सबसे पहले सोना का सिक्का जो है हिंद यौवन या बैक्ट्रियाई के द्वारा चलाया गया था। तो ये कौन हो जाएगा, इंडो बैक्ट्रियन। ठीक है, या हिंद यौवन भी आपको ये नाम मिल सकता है। ठीक है, तो सर्वप्रथम भारत में सोना का सिक्का कब चलाया गया था, किसके द्वारा, तो इंडो बैक्ट्रियन या हिंद यौवन या बैक्ट्रियाई। ठीक है, अब कहेगा कि सबसे ज्यादा सोना का सिक्का, तो वो आपको गुप्त काल में माने मात्रा में ज्यादा था। सबसे शुद्ध सोना का सिक्का, तो वो आपको कुषाण काल में। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन आपको क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे। अभी जस्ट इस पे चर्चा किए हैं, इसलिए इसका जो है कुछ नहीं है, तो क्या हो जाएगा, गुप्त काल में। सबसे ज्यादा सोना का सिक्का जो है किसके काल में, तो ये आपको गुप्त काल में हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन जो है आपका क्या कर रहा है। कह रहा है कि पशुपालन का
प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बागोर से। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बागोर से। पशुपालन का जो है क्या कहा कि पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है? तो इसका सही आंसर आपको बागोर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था, यानी कि मानव जो है सबसे पहले प्रयोग में किस अनाज को लाया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गेहूं हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गेहूं हो जाएगा। मानव द्वारा जो है सबसे पहले प्रयोग में लाया जाने वाला अनाज कौन सा हो गया? गेहूं हो गया। अब कह रहा है कि भारत में लोहे का प्रयोग प्रारंभ हुआ था, यानी कि भारत में लोहे का प्रयोग जो है कब से प्रारंभ हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 1300 बीसी से, लेकिन कहीं कहीं आपको 1500 बीसी भी मिलेगा, तो ये थोड़ा सा इधर उधर है, लेकिन आप 1300 बीसी के साथ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है, यानी कि अब हड़प्पा सभ्यता, अभी जस्ट हम लोग देख रहे थे कि हड़प्पा सभ्यता भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है, जो कि वर्तमान में सबसे प्राचीन सभ्यता हड़प्पा सभ्यता है। अगर 1921 से पहले की सभ्यता कहे तो कौन सी हो जाएगी? वैदिक सभ्यता हो जाएगी, यानी कि हड़प्पा सभ्यता की जब खोज नहीं हुई थी उससे पहले वैदिक सभ्यता थी। तो ये कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्य प्राप्त काल जो है वो कौन सा है? तो ये इतिहासकार के ऊपर निर्भर करता है। बहुत सारे इतिहासकार इसमें अलग अलग बताते हैं, लेकिन एक C14 यानी कि रेडियो कार्बन पद्धति होता है जो बताता है कि आपको 2500 से लेकर के 1750 ईस्वी तक माने हड़प्पा सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण काल है। तो अगर 2350 से भी 1750 दे रहा है तो उसके साथ भी जाएंगे। 2350 से लेकर के 1750, अगर 2500 से लेकर के 1750 दे रहा है तो इसके साथ भी हम जाएंगे, नहीं तो इसके आसपास के साथ जाएंगे। लेकिन C14 जो है वो आपको यही दोनों बताता है। क्या? तो 2350 से लेकर के 1750 या 2500 से लेकर के 1750। तो यहां सही आंसर क्या हो जाएगा? 2500 से लेकर के 1750 ईसा पूर्व, BC है, यानी कि ईसवी पूर्व हो गया। ठीक है, तो इसका सही आंसर आपको बी हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन आपको क्या करा है। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहां से मिले हैं? तो घोड़ा का अवशेष जो है ये आपको कहां से? सुरकोतदा से प्राप्त हुआ है। घोड़ा का अवशेष जो है कहां से प्राप्त हुआ है? सुरकोतदा से प्राप्त हुआ है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन आपको क्या कर रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय जो है ये क्या था? तो ये आपको व्यापार था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ये आपको व्यापार था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो कौन से? ग्रामीण थी, शहरी थी? तो हड़प्पा सभ्यता जी थी ये आपको नगरीय सभ्यता थी, जबकि इसके बाद की जो सभ्यता आएगी वैदिक सभ्यता वो क्या है? ग्रामीण सभ्यता है। लेकिन हड़प्पा सभ्यता जो है ये क्या थी? तो ये आपको नगरीय सभ्यता थी। और हड़प्पा सभ्यता के बारे में अगर बात कीजिएगा तो हड़प्पा सभ्यता जो है माने उसके उस समय जो है आपको क्या था? उसके दरवाजे जो है, मुख्य दरवाजा जो है बाहर माने मेन रोड की तरफ ना खुल करके पीछे की ओर खुलता था। ठीक है, तो वैसे भी वो काफी नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन आपको क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? यानी कि सिंधु सभ्यता का घर जो है किससे बनाया जाता था? तो ये आपको ईंट से बनाए जाते थे। सिंधु सभ्यता के घर जो है किससे बनाए जाते थे? तो ये आपको ईंट से
बनाए जाते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा कि सिंधु का सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था। ये काफी वीवीआई इसे कितना बार बीपीएससी जो है पूछ चुका है, तो ये सही आंसर क्या हो जाएगा, लोथल हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहां था, तो ये आपको लोथल हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कर रहा है, तो अगला क्वेश्चन कर रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में हुई थी और किसके द्वारा, तो दयाराम सहनी के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में हुई थी। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन कर रहा है हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार जो है ये कैसा था। तो हड़प्पा सभ्यता जो है त्रिभुजाकार था। हड़प्पा सभ्यता कैसा था, तो ये आपको त्रिभुजाकार हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता कैसा था, तो ये आपको त्रिभुजाकार हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये कर रहा है कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। तो मोहनजोदड़ो का अगर बात कीजिएगा तो ये आपको पाकिस्तान में हो गया, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में हो गया। मोहनजोदड़ो जो है कहाँ स्थित है, तो ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, तो ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है। तो मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम जो है ये क्या हो जाएगा, मृतकों का टीला, यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है, मृतकों का टीला, यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां कहा पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। अब जो है ये आ गया आपको वैदिक काल, ठीक है। तो अगर सबसे प्राचीन सभ्यता का बात कहिएगा तो वो कौन सा था, तो वो आपको हड़प्पा सभ्यता था, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता था। अब उसका समय हम लोग देखे हैं कितना से था, तो 2500 से लेकर के 1750 BC। लेकिन इसके बाद की जो सभ्यता है वो कौन सी सभ्यता है, वैदिक सभ्यता है। वैदिक सभ्यता का अगर बात कीजिएगा तो ये आपको 1500 से लेकर के 600 BC हो जाएगा, यानी कि ईसा पूर्व। लेकिन इसका जो है दो कालखंड है, एक आपको क्या हो जाएगा, तो एक हो जाएगा 1500 से लेकर के 1000, 1500 से लेकर के 1000, इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो ये आपको ऋग वैदिक या पूर्व वैदिक कहलाएगा, ठीक है। इसी में क्या हुआ था, तो ऋग्वेद की रचना हुई थी। इसके बाद जो है 1000 से लेकर के 600 तक जो है ये क्या कहलाएगा, तो ये आपको ये ऋग्वैदिक है और ये उत्तर वैदिक है। उत्तर वैदिक का समय कब से कब, 1000 से 600। इसमें क्या हुआ था, तो उत्तर वैदिक में आपको सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये तीनों वेद की रचना कहाँ हुई है, तो ये आपको 1000 से लेकर के 600 में हुई है। और ऋग्वेद की रचना कब हुई है, तो ये आपको 1500 से 1000 के बीच में हुई है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कह रहा था कि ऋग्वैदिक संस्कृति का काल, तो ऋग्वेद कब से कब है, तो ये आपको हम लोग देख लिए यहां पर कि 1500 BC से लेकर के 1000 BC। तो इसमें कौन सा हो गया, 1500 से लेकर के 1000 BC, यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है उत्तर वैदिक, यानी कि उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। तो उत्तर वैदिक काल का अभी हम लोग देखे हैं कि 1000 से लेकर के 600 BC तक जो है ये क्या है, तो ये आपको उत्तर वैदिक काल है। 1000 से लेकर के 600 तक जो है ये क्या है, तो ये आपको उत्तर वैदिक काल है, ठीक है। इसी में क्या हुआ था, तो 3 वेद की रचना हुई थी। कौन कौन, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद की रचना हुई थी। अब यहां पर आया कि आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा, तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ हो जाएगा श्रेष्ठ या
कुलीन, यानी कि आर्य शब्द का क्या हो जाएगा, श्रेष्ठ या कुलीन हो जाएगा। उसके बाद कहा कि वेदों की संख्या कितनी है, तो वेद कितनी है, 4 है। अभी जस्ट हम लोग देखे हैं कि ऋग्वैदिक काल में 1 वेद की रचना हुई थी और उत्तर वैदिक काल में 3 वेद की रचना हुई थी, तो टोटल कितने वेद हो गए, 4 हो गए। तो ये कहा कि आर्य शब्द जो है माने शाब्दिक अर्थ क्या हो गया, तो श्रेष्ठ या कुलीन। उसके बाद कहा कि वेदों की संख्या कितनी है, तो वेदों की संख्या आपको 4 हो गया। कौन कौन सा, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि आपको पुराणों की संख्या कितनी है, तो पुराणों की संख्या जो हो जाएगी आपको 18 हो जाएगा। पुराण की संख्या कितनी है, तो इसका सही आंसर आपको क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। पुराणों की संख्या कितनी है, तो 18 हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है, तो ये आपको चिकित्सा से संबंधित हो गया। ये आपको चरक संहिता किससे संबंधित हो गया, तो ये आपको चिकित्सा से संबंधित हो गया। चरक संहिता किससे संबंधित हो गया, तो ये आपको चिकित्सा से संबंधित हो गया। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। अभी जस्ट हम लोग पहले चर्चा किए हैं कि 1500 बीसी से लेकर के 1000 बीसी तक में कौन सा वेद का रचना हुआ था, तो ऋग्वेद का रचना हुआ था। तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा हो गया, ऋग्वेद हो गया। बाकी ये तीनों वेद की रचना जो है कब हुई थी, तो 1000 बीसी से लेकर के 600 बीसी के बीच में हुई थी। ये कब, तो ये आपको उत्तर वैदिक काल में हुई थी। और इसकी रचना कब हुई थी, 1500 बीसी से लेकर के 1000 बीसी में। तो ये क्या कहलाया आपको, ये सबसे प्राचीन वेद कहलाया, जिसका नाम क्या है, तो ऋग्वेद है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है, तो ऋग्वेद में आपको 10 मंडल है। ऋग्वेद में कितने मंडल है, तो ऋग्वेद में आपको 10 मंडल है। ऋग्वेद में कितने मंडल है, तो ऋग्वेद में 10 मंडल का चर्चा है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहा कि सभा और समिति प्रजातिया की 2 पुत्रिया का उल्लेख किस वेद में मिलता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अथर्ववेद। अथर्ववेद में जो है कहा गया है कि सभा और समिति जो है माने 2 पुत्रियां है, किसका, प्रजापति की, यानी कि 2 पुत्रिया का चर्चा किसमें है, तो अथर्व वेद में हो गया। सभा एवं समिति के बारे में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहा कि प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है, तो अष्टाध्यायी जो है किनकी पुस्तक हो गई, ये पुस्तक आपको पाणिनि की हो गई। अष्टाध्यायी के लेखक कौन हो गए, पाणिनि हो गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन आपको क्या कर रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है, तो ऋग्वेद में अगर बात कीजिएगा तो सबसे पवित्र नदी जो है वो आपको सरस्वती हो जाएगी। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कौन सी हो जाएगी, तो ये आपको सरस्वती हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कर रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कर रहा है कि गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी, तो गायत्री मंत्र की रचना जो है विश्वामित्र के द्वारा किया गया था। गायत्री मंत्र की रचना किसके द्वारा किया गया था, तो ये आपको विश्वामित्र के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको कि ऋग्वेद में डैश सूक्त हैं। ये भी क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको बीपीएससी कितना बार पूछ चुका है, तो 1028 ऋग्वेद में जो है कितने सूक्त का चर्चा है, 1028। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको हो जाएगा कि 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। तो सिकंदर जो है क्या, सिकंदर एक महान शासक है। 3 शासक के नाम के बाद आपको महान लगता है, एक कौन, तो सिकंदर महान, एक कौन, तो अशोक महान,
एक कौन, तो अकबर महान। यानी कि ये 3 ऐसे सम्राट हैं जिनके नाम के बाद महान लगता है। ठीक है, तो इससे हम समझ सकते हैं कि ये तीनों जो है काफी शक्तिशाली शासक थे। तो यहाँ कहा कि 323 ईसा पूर्व में सिकंदर माने सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। तो ये कहाँ हुई थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेबीलोन में। यानी कि सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो बेबीलोन में हुई थी। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन आपको क्या कर रहा है, ये कर रहा है कि नंद वंश का संस्थापक कौन था। तो नंद वंश का संस्थापक जो है महापद नंद था। नंद वंश का संस्थापक कौन हो जाएगा, महापद नंद हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कर रहा है सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था। यह भी आपको काफी महत्वपूर्ण है। सिकंदर जो है भारत पर कब आक्रमण किया था, तो 326 ईसा पूर्व। सिकंदर भारत पर कब आक्रमण किया था, तो 326 ईसा पूर्व। ये आपको काफी महत्वपूर्ण है, जो कि कब, तो सिकंदर जो है भारत पर 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। इसके बाद में अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो अगला क्वेश्चन आपको हो जाएगा कि मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी। यह भी क्वेश्चन आपको बीपीएससी कितना बार पूछ चुका है। तो मगध की राजधानी का बात कीजिएगा तो पहली राजधानी जो है गृहव्रज या राजगृह है। मगध की पहली राजधानी जो है क्या है, तो ये गृहव्रज या राजगृह है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कर रहा है किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयनित किया गया। तो ये आपको किसके द्वारा, तो उज्जैन के द्वारा। उज्जैन जो है ये कौन है, तो ये आपको अजातशत्रु का पुत्र है। और अजातशत्रु कौन है, तो ये जो है आपको 544 ईस्वी में किसके द्वारा, तो बिंबिसार के द्वारा किसकी, हर्यक वंश की स्थापना की गई थी। इसे पितृहत्ता वंश के नाम से भी जाना जाता है। तो हर्यक वंश जो है, हर्यक वंश का एक शासक है उज्जैन, जिसके द्वारा क्या किया गया था, पाटलिपुत्र का स्थापना किया गया था और उसको अपना राजधानी बनाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा कि नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन है, यानी कि नंद वंश के बारे में आ गया। तो नंद वंश का अंतिम सम्राट जो है कौन हो जाएगा, धनानंद हो जाएगा। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन हो जाएगा, घनानंद हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है। तो अगला क्वेश्चन है जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए। तो ये आपको जैन धर्म से क्वेश्चन आ गया, यानी कि जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए, तो 24 तीर्थंकर हुए। अब जैन धर्म का बात कहिएगा तो जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो ये आपको ऋषभ देव थे। लेकिन जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे, तो वो आपको पार्श्वनाथ थे। लेकिन जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर और जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे, तो ये आपको महावीर स्वामी हो जाएंगे। तो यहां पर कह रहा था कि टोटल कितने तीर्थंकर हुए, तो जैन धर्म में आपको 24 तीर्थंकर हुए। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 24। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। तो त्रिपिटक जो है किसका धर्म ग्रंथ है, तो ये बौद्धों का है। 3 किताब को मिलाकर के त्रिपिटक, ठीक है, 3 किताब को मिलाकर के एक किताब बनाया गया है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, तो त्रिपिटक। ठीक है, ये क्या है, तो बौद्धों का एक धार्मिक ग्रंथ है। अब कहा बुद्ध के निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण यानी कि मृत्यु हुई थी। तो महात्मा बुद्ध को जो है कहां पर, तो ये आपको कुशीनाड़ा या कुशीनगर में, ये आपको उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में पड़ता है। यहीं पर क्या हुआ था, बौद्ध की मृत्यु हुई थी, जिसे बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है, महापरिनिर्वाण कहा गया है। बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है, इसे महापरिनिर्वाण कहा गया है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन आपको क्या कर रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि महावीर की माता कौन थी। यानी कि ये क्वेश्चन जो है आपको महावीर से संबंधित दो क्वेश्चन है, दोनों देख लेते हैं कि महावीर की मां का नाम क्या था। तो अब महावीर के बारे में अगर कहिएगा तो महावीर स्वामी का जन्म आपको 540 बीसी में कब हुआ था। तो 540 बीसी में महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। तो ये आपको कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। इसके बाद अगर बात कहिएगा तो इनके पिता का नाम जो है क्या था। तो सिद्धार्थ था। इनके माता का नाम क्या था। तो तिरसला था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तिरसला हो जाएगा। उसके बाद में इनके पुत्री का नाम जो था वो अनुजा प्रियदर्शनी था। इसके बाद में जो है इनके बड़े भाई का नाम क्या था। तो नंदी वर्धन था। इनके बचपन का नाम क्या था। तो वो आपको वर्धमान था। ठीक है, तो ये सारा जो है महावीर स्वामी से जुड़ा हुआ है। अब इनकी भी जो मृत्यु होती है इससे संबंधित है कि महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो ये आपको पावापुरी में हुई थी। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो पावापुरी में। कब हुई थी। तो ये आपको 468 बीसी में हुआ था। 468 बीसी में महावीर की क्या हुई थी। मृत्यु हुई थी। ये कितने जीवित थे। तो 72 वर्षों तक ये जीवित रहे थे। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। यानी कि अब ये जो था महावीर से था, ये किन से आ गया। महात्मा बुद्ध से आ गया। ठीक है, ये सेशन अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि ये जो भी क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो अब कह रहा है कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। तो ये आपको सारनाथ इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। सारनाथ। इसके बाद कह रहा है सिद्धार्थ यानी कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। बोध गया। यानी कि बोध गया में इनको क्या हुआ था कि ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अब जो है अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन आपको क्या कर रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, ये कहा सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवण कहलाता है। ये आपको यानी कि सारनाथ में जो है ये सबसे पहला अपना उपदेश दिए थे, वो बौद्ध धर्म में क्या कहलाता है। तो महाभिनिष्क्रमण। उसके बाद में क्या कहा उसके धर्मचक्र परिवर्तन। यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। डी, धर्मचक्र परिवर्तन कहलाया। यानी कि बौद्ध जो है महात्मा बुद्ध ने क्या कहाँ पे। तो सारनाथ में पहला उपदेश जो दिया था उसे क्या कहा। धर्मचक्र परिवर्तन कहलाया। महाभिनिष्क्रमण कब कहलाया। जब वो गृह त्याग किए हुए थे उसके बाद जो है क्या कहा गया था। तो महाभिनिष्क्रमण कहा गया था। जब ज्ञान की प्राप्ति होती है उसके बाद जब पहला उपदेश देते हैं तो क्या कहलाया। धर्मचक्र परिवर्तन कहलाया। और जब उनकी मृत्यु होती है तो क्या कहलाता है। महापरिनिर्वाण कहलाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है बुद्ध ने गृह त्याग का बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है। तो बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक आपको घोड़ा है। यह भी क्वेश्चन बीपीएससी पूछ चुका है कि बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। घोड़ा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि महावीर का मूल नाम था। तो महावीर स्वामी का बचपन का नाम जो था वो सिद्धार्थ था। इनके पिता का नाम क्या था। तो सुद्धोधन था। इनके माता का नाम क्या था। तो महामाया था। इनके मौसी का नाम क्या था। तो प्रजापति गौतमी था। इसके बाद जो है इनके मने कह रहा है कि बचपन का नाम क्या था। तो सिद्धार्थ हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। यानी कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। तो ये कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। तो कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। कब हुआ था। तो 540 बीसी में हुआ था।
अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि अशोक के शासन काल में बौद्ध संगति किस नगर में आयोजित की गई थी। तो बौद्ध संगति से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बौद्ध संगति पहले हम लोग देख लेते हैं कि 4 महत्वपूर्ण बौद्ध संगतियां हुई है। एक कब, तो 483, दूसरा कब, तो ठीक इसके 100 साल बाद 383, तीसरा कब, तो ये आपको 255 बीसी, ये सब बीसी में हुई है। इसके बाद में चौथी बौद्ध संगति जो है माने कनिष्क के शासन काल में हुआ है, यानी कि ईसा के प्रथम शताब्दी में हुआ है। ठीक है, तो इसको हम लोग 78 ईस्वी भी लिख सकते हैं। ठीक है, या माने कनिष्क ईसा के प्रथम शताब्दी में हुआ था। तो प्रथम बौद्ध संगति जो है ये कहाँ हुआ था, तो राजगीर हुआ था। दूसरा बौद्ध संगति जो है ये कहाँ हुआ था, तो वैशाली हुआ था। तीसरा बौद्ध संगति जो है ये कहाँ हुआ था, तो पाटलिपुत्र हुआ था। और चौथा जो है ये कहाँ हुआ था, तो कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। ठीक है, इसके बाद कहेगा कि सबका अध्यक्ष कौन था। तो प्रथम बौद्ध संगति के समय जो है शासक भी और अध्यक्ष भी दोनों पूछता है। तो इसके समय अजात शत्रु शासक थे। इसके समय दूसरी बौद्ध संगति के समय काला सूक, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया। पहली के समय शासक कौन थे, तो आपको अजात शत्रु। दूसरी के समय शासक कौन थे, तो ये आपको कालाशोक। तीसरी के समय शासक कौन हो जाएंगे, तो अशोक। चौथी के समय शासक कौन हो जाएंगे, तो कनिष्क। ठीक है, इसके बाद में इसी तरह सबके अध्यक्ष भी कहेगा। तो अभी आगे क्वेश्चन अध्यक्ष वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन आपको क्या कहा कि तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि अशोक के शासन काल में बौद्ध संगति किस नगर में हुई थी। तो इसका सही आंसर पाटलिपुत्रा हो जाएगा। यानी कि अशोक के समय में पाटलिपुत्रा में क्या हुआ था, बौद्ध संगति हुई थी और तीसरी बौद्ध संगति थी। इसमें क्या कहा, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगति हुई थी। तो अभी जो डायग्राम बनाए थे उसमें हम बताए थे कि कहाँ पे हुआ था। तो ये आपको प्रथम बौद्ध संगति जो है राजगीर में हुआ था। दूसरा बौद्ध संगति जो है कहाँ हुआ था, तो वैशाली में हुआ था। तीसरा बौद्ध संगति जो है कहाँ हुआ था, तो पाटलिपुत्र में हुआ था। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो अगला क्वेश्चन कर रहा है कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। ये भी आपको काफी महत्वपूर्ण है। तो इसका मौखली गोसाल हो जाएंगे। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, तो मौखली गौसाल हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा कि बौद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी। यानी कि अध्यक्ष वाला बात जो है आ गया। अध्यक्ष जो है कौन थे, तो इसका अध्यक्षता महाकश्यप कर रहे थे। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, महाकश्यप कर रहे थे। दूसरी बौद्ध संगति जो है उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो आपको सब्बा कामी कर रहे थे। तीसरी बौद्ध संगति की अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो मोगलीपुत्र तिस कर रहे थे। और चौथी बौद्ध संगति की अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो अश्वघोष कर रहे थे। ठीक है, तो ये आपको 4 बौद्ध संगतियां हो गई। तो इसका सही आंसर महाकश्यप हो जाएंगे। इसके बाद में अगला हो जाएगा, अगला कड़ा है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। यानी कि ये किनके संबंधित हो गया, महात्मा बुद्ध के बारे में हो गया कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म जो है 563 बीसी में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, 563 बीसी में हुआ था। और इनकी मृत्यु कब हुई थी, 483 बीसी में हुआ था। ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो नेपाल के तराई क्षेत्र में हुआ था। ठीक है, लुम्बिनी वन में हुआ था। इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, तो आपको उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के कुशीनारा में इनकी मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्या कर रहा है। प्रथम जैन महासभा का आयोजन हुआ था। तो 2 जैन माने सभा हुआ था। प्रथम जैन कह रहा है, तो ये आपको पाटलिपुत्रा में हो जाएगा। यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए पाटलिपुत्र हो जाएगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो अगला क्वेश्चन जो है कर रहा है बुद्ध चरितम, जिसके बौद्धों का रामायण कहा जाता है, इसके लेखक कौन है। तो बुद्ध चरितम के लेखक जो है कौन है, तो अश्वघोष हैं। बुद्ध चरितम के लेखक कौन है, तो ये आपको अश्वघोष हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है बुद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है। तो बुद्ध धर्म में जो है त्रिरत्न का मतलब क्या है, बौद्ध धम्म संघ, बौद्ध धम्म संघ, यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बुद्ध धर्म का त्रिरत्न क्या है, बौद्ध धम्म संघ हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है वहां त्रिपिटक का जो नाम आया था वो यही 3 पुस्तक है, विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम्म पिटक, इसको मिलाकर के त्रिपिटक कहा गया है। ठीक है, तो ये कह रहा था कि माने बुद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या है, तो बुद्ध धम्म और संघ हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन आपको क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा गौतम बुद्ध का गुरु कौन था। तो गौतम बुद्ध से अगर बात आती है तो गौतम बुद्ध जो है ये आपको जब गृह त्याग करते हैं उसके बाद में ये कहाँ पहुँचते हैं, तो वैशाली के आलार कलाम के आश्रम पहुँचते हैं और ये इनके प्रथम गुरु होते हैं। ठीक है, किनके यहाँ पहुँचते हैं ये, तो वैशाली के आलार कलाम। इसके बाद जब ये इनके दूसरे गुरु कौन होते हैं, तो वो आपको रुद्रक राम पुत्र होते हैं। ठीक है, तो यहां कह रहा था कि गौतम बुद्ध का गुरु कौन था, तो इसमें जो है आलार कलाम हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन आपको क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो मौर्य वंश की स्थापना का बात कहिएगा तो ये आपको चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा 322 बीसी में क्या किया गया था, मौर्य वंश की स्थापना किया गया था। किसके द्वारा, तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। ठीक है, इनके बाद में इन्हीं का पुत्र जो है एक क्या नाम आएगा, बिंदुसार, और एक बिंबिसार। ठीक है, तो बिंबिसार जो है वो कौन है, हर्यक वंश का संस्थापक है, और बिंदुसार जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र है, और बिंदुसार का पुत्र जो है अशोक है। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन आपको क्या कर रहा है। तो अगला क्वेश्चन कहा कि नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया। तो नंद वंश के बाद जो है आपको मौर्य वंश आता है। नंद वंश के बाद जो है कौन आता है, तो ये आपको मौर्य वंश आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। ये कर रहा है कि मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है। ये काफी वीवीआई है। मेगास्थनीज के पुस्तक का नाम क्या हो गया, इंडिका हो गया। मेगास्थनीज के पुस्तक का नाम क्या हो गया, इंडिका हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि सांची का स्तूप किसने बनवाया था। ये काफी वीवीआई है। तो सांची का स्तूप जो है ये किसके द्वारा बनवाया गया था, तो ये आपको अशोक महान के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन आपको क्या कर रहा है। नेक्स्ट कह रहा है कि प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे। तो मेगास्थनीज जो है आपको चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। ये अब इसकी कहानी है कि 305 बीसी में आपको किसके द्वारा, तो सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच जो है एक युद्ध होता है, और उसमें जो है सेल्यूकस निकेटर क्या हो जाता है, पराजय हो जाता है। उसके बाद में चंद्रगुप्त मौर्य से जो है सेल्यूकस निकेटर अपने पुत्री कार्नेलिया का जो है विवाह कर देते हैं। ठीक है, और उसके साथ मेगास्थनीज को भेजते हैं किसके दरबार में, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। ठीक है, कार्नेलिया या हेलना भी उसका नाम है। ठीक है, तो कार्नेलिया या हेलना का विवाह जो है सेल्यूकस निकेटर चंद्रगुप्त मौर्य से कर देते हैं, और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में किसको भेजते हैं, तो मेगास्थनीज को। और मेगास्थनीज जो है एक पुस्तक लिखता है जिसका नाम क्या है, आपको इंडिका। मेगास्थनीज की इंडिका पुस्तक जो है काफी महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन आता है, अगला कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को अभी जस्ट हम लोग ऊपर देखे हैं कि 305
बीसी में पराजित किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? तो 305 बीसी में पराजित किया था। अगला क्वेश्चन आपको क्या कर रहा है? तो श्रीनगर की स्थापना, यानी कि श्रीनगर की स्थापना जो है किसके द्वारा किया गया था? तो श्रीनगर की स्थापना हो जाएगा अशोक के द्वारा। श्रीनगर की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो ये आपको अशोक के द्वारा किया गया था। श्रीनगर की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको अशोक के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? तो बिंदुसार की जब मृत्यु होती है उस समय अशोक उज्जैन का गवर्नर था। बिंदुसार की जब मृत्यु होती है उस समय अशोक जो है कहाँ का गवर्नर है? तो उज्जैन का गवर्नर है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा था? अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा था? तो महेंद्र और संघमित्रा दोनों को भेजा था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि ए और बी, यानी कि अपने पुत्र और पुत्री दोनों को अशोक जो है कहां भेजा था? श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भेजा था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि दोनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला कर रहा है कि कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको 15 अधिकरणों में विभाजित है। ठीक है, कौटिल्य यानी कि चाणक्य का जो पुस्तक है, क्या नाम है उसका? अर्थशास्त्र। पहले ही चर्चा किए थे कि अर्थशास्त्र जो है अर्थशास्त्र से संबंधित ये पुस्तक नहीं है। ये किससे संबंधित है? तो ये राजनीतिक शास्त्र से संबंधित है। लेकिन वो कितने भागों में बांटा गया है? तो 15 भागों में इसे बांटा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन आपको क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो अगर गुप्त वंश का बात कीजिएगा तो गुप्त वंश का संस्थापक आपको श्रीगुप्त हो जाएगा। लेकिन अगर गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक का बात कीजिएगा तो वो चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएंगे। गुप्त वंश की स्थापना जो है 240 ईस्वी में किसके द्वारा किया जाता है? श्रीगुप्त के द्वारा किया जाता है। तो यहां कह रहा था कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश के संस्थापक का अगर बात आएगा तो ये आपको हो जाएंगे कौन? श्रीगुप्त हो जाएंगे। लेकिन जब कहेगा कि गुप्त वंश का माने वास्तविक संस्थापक कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम। और ये कब? तो ये 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठते हैं। लेकिन अगर माने वास्तविक संस्थापक कहेगा तब यहां, और यही जो है जब गद्दी पर बैठते हैं तो गुप्त संवत जारी करते हैं। इसके बाद जो है ये आपको माने गुप्त वंश से महत्वपूर्ण शासक जो है यहां से स्टार्ट होते हैं। लेकिन अगर यहां तो सिर्फ कह रहा था कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, तो इसलिए आपको श्रीगुप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद।